हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन टॉप 100 फैक्ट्स का पार्ट 5 करने वाले हैं। इसमें जो 10 क्वेश्चन मिलेंगे उन सब का निचोड़ और उन सब से कितने ज़्यादा आउटकम्स आ सकते हैं वो इसमें बताया जाएगा। एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे आपको देखने को। तो ये सीरीज को स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने से पहले आपको बता दूं कि वन वीडियो वन टॉपिक का भी सीरीज चल रहा है। उसमें विजयनगर भवानी किंगडम हो चुका है, चट्टान हो चुका है, मराठा अम्पायर हो चुका है, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी हो चुका है उसमें, और नेक्स्ट वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी सीरीज चल रही है, वो भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फिलहाल। ऑन विच डे डज इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे? किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस मनाया जाता है? वह है 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बात संविधान क्या है तो जान लेते हैं इसके कुछ पहले के डेट्स और किस तरह से हम लोग को आज़ादी मिली और संविधान बना किस तरह से, वो जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। तो बनाने से पहले आइडिया किसका था, कैसे आया, वो थोड़ा जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी? सबसे पहला जो आइडिया 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया। एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में सबसे पहले आइडिया दिया गया कि ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत के लिए होना चाहिए। तो इसको ऑफिशियली 1935 को ऑफिशियली क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम थी, वो डिमांड की। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम थी, वो डिमांड की 1935 में कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। इसके एवज में क्या ब्रिटेन ने क्या किया, एक अगस्त ऑफर लाया। अगस्त ऑफर जो कि 1940 में आता है। फिर उसके बाद जब इंडियन ना नहीं माने, अगस्त ऑफर नहीं माने, तो इसके बाद आया क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आया, 1942 में। इसके अगेंस्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट चला भारत में। उसके बाद फिर आता है वेवेल प्लान, भी आता है इसके बाद। वेवेल प्लान आता है जो कि 1945 में आता है, ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो लास्ट में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आता है लास्ट में, और ये 1946 में आता है, ये सक्सेसफुल रहा। इसमें जो 3 मेंबर थे इसमें, एक थे पैथिक लॉरेंस जो कि चेयरमैन भी थे। उसके बाद जो दूसरे इसमें थे वो थे स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे जो थे एवी अलेक्जेंडर। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, कॉल करके कर सकते हैं, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, CA और लॉरेंस। तो कॉल करके ऐसे याद कर सकते हैं कि 3 मेंबर जो थे, ये पैथिक लॉरेंस जो कि चेयरमैन भी थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। उसके बाद जब प्रोविज़न कैबिनेट मिशन का आया, तो इसमें टोटल जो सीट आए, कैबिनेट मिशन प्लान, इसमें जो टोटल सीट आए वो टोटल सीट थे 389, 389 सीट्स, 389 सीट्स है। जिसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, वो आज भी चलता है इंडिया में, इलेक्टेड नॉमिनेटेड। तो इलेक्टेड 389 में 296 इलेक्टेड थे, और नॉमिनेटेड जो थे वो 93 थे। 93 नॉमिनेटेड और 296 इलेक्टेड। 296 में भी 292 और 4 करके कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया था, जो कि 296 में 292,
गवर्नर प्रोविंस से आएंगे और 4 चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रोविंस से आएंगे। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस और गवर्नर प्रोविंस, ये हो गया। सीट एलोकेशन जो हुआ मेनली 3 पार्ट में हुआ, एक मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में सारे रहते थे, मुस्लिम, सिख और जनरल, इसमें डिवाइड हुआ। जब चुनाव हुए, इसके इलेक्शन हुआ जो कि जुलाई के टाइम में हुआ था, जुलाई अगस्त के टाइम में 1946 में हुआ था। इसमें जो सीट्स आए मेजोरिटी में रहा वो कांग्रेस रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस रहा। टोटल सीट 208 है। वहीं मुस्लिम लीग जो 1906 में फॉर्म हुई थी, 73 सीट है। और इंडिपेंडेंट के जो है वो 15 सीट्स हैं। इस तरह से है 208, 73 और 15। लेकिन मुस्लिम लीग यहाँ पे बॉयकॉट किया, और बॉयकॉट करने के बाद टोटल जो सीट बचे वो 299 सीट बचे मुस्लिम लीग के बॉयकॉट करने के बाद। यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट फिर बनी। इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। इंटरिम गवर्नमेंट कहने का मतलब परमानेंट गवर्नमेंट नहीं, तत्काल में कुछ जो परमानेंट गवर्नमेंट बनने से पहले जो गवर्नमेंट बन जाते हैं उन्हें इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हुआ तो वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उसी तरह से इंटरिम गवर्नमेंट उस टाइम बने। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ वो हुआ 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। अभी यहाँ पे देखिए जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद मुस्लिम बॉयकॉट की। तो सितंबर में मुस्लिम बॉयकॉट करने के बाद 299, यहाँ पे 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। और इसमें जो प्रेसिडेंट तो वायसराय ही थे, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू। वाइस प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट सरकार बनी, सरकार में जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू, और जो मेन प्रेसिडेंट थे वो तो वायसराय उस टाइम के वो थे। उसके बाद होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह थे। क्वेश्चन ये सारे आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम लियाकत अली जो मुस्लिम लीग के थे। फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली मुस्लिम लीग के थे। और कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया जिस तरह से प्रीएम्बल है हमारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये आया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आया। और ये जो है 13 दिसंबर 1946 को आता है। 13 दिसंबर 1946 को आता है। और इसको मंजूरी ही मिल जाता है कब? 22 जनवरी 1947 को मंजूरी भी मिल जाता है। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का 22 जनवरी 1947 को मंजूरी ही मिल जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके थ्रू यहाँ पे मंजूरी मिल जाता है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, अब उसमें कमेटी, अभी भी कमेटी बनता है, तो उसमें कमेटी टोटल 8 मेजर कमेटी और टोटल 13 माइनर कमेटी थे।
8 मेजर और टोटल 13 माइनर कमेटी थे। वहीं एक कमेटी बना ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी बना जिसके चेयरमैन जो थे, अध्यक्ष थे, वो बी आर अम्बेडकर साहब थे। ये बना कब? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनता है, मतलब वो अब संविधान को ड्राफ्ट किया जाएगा। इसके चेयरमैन थे अम्बेडकर साहब थे चेयरमैन। टोटल इसमें 7 मेंबर थे। टोटल मेंबर अगर देखा जाए, टोटल मेंबर 7 थे इसमें। 7 में तो सबसे पहले एक बी आर अम्बेडकर हो गए, उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अय्यर इंडियन टीम में प्लेयर भी है। एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अय्यर अयंगर, ठीक है। मोहम्मद सादुल्ला, ये 3 हो गए। चौथा जो है मोहम्मद शादुल्ला, और 4 के बाद 5वां के मुंशी, ये 5 तो हो गए। छठा और 7वां जो थे, छठा थे टीटी कृष्णमाचारी, और उसके बाद 7वां एन माधवराव। तो इन लोग के पहले जो थे, टीटी कृष्णमाचारी के पहले जो थे डीपी खैतान थे, जिनके निधन के बाद क्या हुआ, जिनके टीटी कृष्णमाचारी आ गए। और सातवां थे बी एल मित्तर। इनके जगह पे जो है एन माधवराव, एन माधवराव डीपी खैतान की जगह टीटी कृष्णमाचारी, और बी एल मित्तर के जगह एन माधवराव आए थे, ठीक है। ये ड्राफ्ट कब दिया? ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो था, अभी अपना ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देख रहे हैं, तो ये ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ही बना था। कब ड्राफ्ट किया? 21 फरवरी को, 21 फरवरी 1948 को पहला ड्राफ्ट दिया, और 4 नवंबर 1948 को अपना लास्ट ड्राफ्ट ये दिया। टोटल 11 सेशन हुए। जो ये अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसके टोटल सेशन जो हुए वो 11 सेशन हुए टोटल। अभी जान लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि देख लेते हैं नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया। तो नेशनल फ्लैग जो है, नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था। वहीं नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को, नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को, और नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। अभी बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। द बुक संगीत बाल प्रकाश वाज रिटन बाई, संगीत बाल प्रकाश बुक जो है किसके द्वारा रिटन, ये लिखा गया था? आंसर होगा भानु दिगंबर पालुस्कर, भानु दिगंबर पालुस्कर के द्वारा ये लिखा गया संगीत बाल प्रकाश। कुछ बुक्स के बारे में और जान लेते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट बुक है सुधा मूर्ति जी का, सुधा मूर्ति जी का इम्पोर्टेंट बुक्स, डॉलर बहू, डॉलर बहू, हाउस ऑफ कार्ड,
चेतन भगत का, चेतन भगत का हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड। वन नाइट एट द कॉल सेंटर्स, 5 पॉइंट समवन, थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ये सारे वन इंडियन गर्ल, चेतन, ये सारे जो है चेतन भगत के हैं। कुछ और बुक देख लेते हैं, जैसे अरुंधति रॉय, अरुंधति राय के कुछ बुक देख लेते हैं, जैसे सी ऑफ पॉपीज, सॉरी सी ऑफ पॉपीज तो अमिताभ घोष का होगा, ये सी ऑफ पॉपीज जो है अमिताभ घोष का। अरुंधति रॉय का जो बुक है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड्स टू एम्पायर, एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड्स टू एम्पायर। अभी अमिताभ घोष का आया तो वो भी देख लेते हैं। अमिताभ घोष का सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ अ स्मोक, द हंग्री टाइड्स, एक द डिवाइन टाइड्स है वो रिकी केज का है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल द चेंज इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन, जो क्लाइमेट में सारे चेंज होते हैं वो कहाँ होते हैं? ये जो चेंज होता है सारे, सबसे जो पहला हमारा है ट्रोपोस्फेयर, यहीं पे सारे चेंज होते हैं। ट्रोपोस्फेयर में ही सारा चेंज होता है क्लाइमेट का, क्लाइमेट वेदर का जितने भी फिनोमिना होते हैं ट्रोपोस्फेयर में ही सब होता है। तो कुछ लेयर्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ लेयर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उसके बाद मेसोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर फिर होता है, और उसके बाद एक्सोस्फेयर होता है। तो बारी बारी से जान लेते हैं क्या होता है सब। थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में ही जितने भी मॉनसून घटनाएं होते हैं सारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। इनका पोल पे जो हाइट होता है ट्रोपोस्फेयर का वो 8 किलोमीटर का होता है, और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर का होता है। तो एन एवरेज देखा जाए तो 13 किलोमीटर का ये हाइट होता है ट्रोपोस्फेयर का। गैस का कंपोजिशन तो पता ही होगा, नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन 21%, और आर्गन, इसके बाद आर्गन होता है 0.9%, और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। टेम्परेचर अगर देखा जाए, टेम्परेचर ऊपर जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। तो 165 मीटर अगर जाते हैं, 165 मीटर जाते हैं, तो 1 डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। 165 मीटर जाने में 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। ये तो ट्रोपोस्फेयर की बात हो गई। स्ट्रेटोस्फेयर आ जाते हैं।
तो हमारे विमान वगैरह जो है जनरली इसी स्फीयर में चलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन लेयर भी है इसी स्फीयर में आता है, स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 ओजोन डे, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। उसके बाद मेसोस्फीयर आता है, जो सबसे कोल्डेस्ट। सबसे पहले क्या होता है, जैसे नीचे ट्रोपोस्फीयर है, अगर ये अर्थ है, ट्रोपोस्फीयर यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटेगी। स्ट्रेटोस्फीयर ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगी। फिर मेसोस्फीयर ऊपर जाने पे टेम्परेचर यहाँ पे घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, फिर यहाँ बढ़ेगा, ऐसा करके। तो ट्रोपोस्फीयर में घट रही थी, स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ रही थी, मेसोस्फीयर में घट रही है। और मेसोस्फीयर जो होता है ये सबसे कोल्डेस्ट होता है, सबसे कोल्डेस्ट स्फीयर मेसोस्फीयर ही होता है। उसके बाद थर्मोस्फीयर जो सबसे हॉटेस्ट होता है। हॉटेस्ट होता है थर्मोस्फीयर। जितने भी रेडियो वेव वगैरह हैं वो सब इसी में, इसलिए आयनोस्फीयर भी इसको कहते हैं। थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी कह देते हैं। एक होता है कर्मन लाइन। कर्मन लाइन, ये क्या होता है कर्मन लाइन? तो अर्थ बाउंड्री जो है, अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर जाने पे जो स्पेस, आउटर स्पेस होता है, और उसके बीच का जो लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन जिसको कर्मन लाइन कहते हैं। आगे आते हैं, द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान इज। राजस्थान का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम क्या है? तो इसको तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे महानदी, ये तो उड़ीसा की तरफ आता है। ये भीमा नीचे ही है, कावेरी नीचे ही है, लूनी होगा इसका आंसर। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम राजस्थान का लूनी एक ऐसा रिवर है जो कि जाकर समुद्र में नहीं मिलती है, ये रन ऑफ कच्छ में ही ख़त्म हो जाती है जाकर, ये समुद्र में नहीं मिलती है लूनी। तो अभी जान लेते हैं कुछ, जब ये नदी आया है तो नदी के बारे में जान लेते हैं। लूनी तो इधर आता है, ये अगर इस तरह से देखा जाए तो लूनी कुछ इधर रहता है, इधर ऊपर में लूनी ऐसा आता है, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में भी ख़त्म हो जाता है। लूनी के बाद यहाँ पे माही आता है, ये जो है माही आता है ऐसे, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माही दो बार काटता है। माही के बाद नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा जो कि एमपी से निकलती है, और इसके बाद फिर ताप्ती आती है। इतना तक क्लियर है? लूनी है, उसके बाद लूनी ऊपर, फिर माही यहाँ पे है, और नर्मदा, और नीचे ताप्ती। कुछ ट्रिब्यूटरी जान लेते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, माही तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटता है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट, इसको ऊपर लिख देता हूँ, माही, नर्मदा। नर्मदा का कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर है, जैसे तावा हो गया, शक्कर हो गया, बंजार हो गया, और हलोन। तावा, शक्कर, हलून और बंजार। वहीं नीचे जो हमारा है ताप्ती, इसके भी ट्रिब्यूटरीज रिवर आते हैं कुछ, ये है ताप्ती। इसके ट्रिब्यूटरीज रिवर जो है, यानी कि जो सहायक नदियां हैं, वो है पूर्णा, गिरना, अरुणावती है, गोमई है, और अनेर। अनेर, अरुणावती, गोमई। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। जैन ट्रेडिशन के अनुसार सबसे पहला जैन तीर्थंकर कौन थे? तो सबसे पहला जैन तीर्थंकर ऋषभ देव। पहला जैन तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं जरा सा। सबसे फर्स्ट
ऋषभदेव। और पहला के बाद इम्पोर्टेंट है 23rd पार्श्वनाथ। और 24 जो सबसे यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है महावीर। ठीक है। ऋषभ देव कभी पूछता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। वहीं पार्श्वनाथ का वाराणसी में। और इनका तो कुंडग्राम, महावीर का कुंडग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है। कुंडग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है। वहीं ऋषभदेव का जो चिन्ह था वो बुल, पार्श्वनाथ का सरपेंट सांप, और महावीर का लायन। बस क्वेश्चन यहीं से पूछता है। वेद में दो लोगों का नाम मेंशन है। वेद में जो है दो लोगों का नाम मेंशन है। एक ऋषभदेव जो फर्स्ट है, जो पहले तीर्थंकर है, और एक 22वें तीर्थंकर है अरिष्टनेमी। बाईसवें तीर्थंकर, ये दोनों का वेद में मेंशन है। थोड़ा सा और अगर इसके बारे में जानते हैं तो जैन धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। और एक दिगंबर और श्वेतांबर में डिवाइड हो गया था। दिगंबर को जो लीड कर रहे थे भद्रबाहु, और श्वेतांबर को स्थूलभद्र। हुआ क्या कि जब मगध क्षेत्र में ये भूखमरी जब फैली तो यहाँ के राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम भद्रबाहु के साथ वो श्रवणबेलगोला साउथ में चले गए कर्नाटक में श्रवणबेलगोला। वहाँ जाके संलेखना विधि के द्वारा, जैन धर्म में संलेखना विधि होता है, मतलब अंजल को त्याग कर अपना प्राण त्यागना। तो उसके थ्रू इन्होंने यहाँ पे संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा। और भद्रबाहु भी साथ में आए थे। उसके बाद जब भद्रबाहु रिटर्न हो लौट कर गए मगर, तो यहाँ क्या देखे, श्वेतांबर लोग जो थे अपने तन पे उजला कपड़ा पहने हुए रहे और इन लोग बिना कपड़ा के। तो यहाँ पे डिफरेंस पैदा हुआ। तो श्वेतांबर को लीड करने लगे स्थूलभद्र और दिगंबर को भद्रबाहु। वहीं दो काउंसिल भी हुए, जो पहला स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्रा में हुआ, जैन काउंसिल। जो पहला फर्स्ट हुआ पाटलिपुत्रा में, और सेकंड वल्लभी में हुआ, गुजरात में हुआ। अगला है तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग महाजनपद। तक्षशिला किस महाजनपद का कैपिटल है? तो तक्षशिला जो कैपिटल है वो गंधार का कैपिटल है। आपको पता होगा कि महाजनपद से फिर हुए उनके बाद महाजनपद जो है, महाजनपद में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं और उनके कैपिटल हैं। वही है यहाँ पे दिया हुआ कि महाजनपद जो है तक्षशिला, उनका कैपिटल कौन है? गंधार। कुछ और महाजनपद, इंपॉर्टेंट महाजनपद, जैसे मगध अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा, तो मगध इसका राजगिरी था, मगध का कैपिटल राजगिरी। काशी, ये वाराणसी, काशी का कैपिटल क्या है? वाराणसी। उस टाइम काशी का कैपिटल वाराणसी था। अंग का कैपिटल चंपा था। वही सूरसेन का कैपिटल मथुरा। ऐसे ही टोटल 16 थे महाजनपद। और ये सबका अंगुत्तर निकाय में आपको मिलता है। अंगुत्तर निकाय में महाजनपद के बारे में मिलता है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग, सेवंथ जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का गुड इंडिकेटर क्या है?
स्टडी इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से क्या लेना देना, स्टडी इंक्रीज इन लोन नहीं, स्टडी इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, स्टडी इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी में जो इंक्रीज धीरे धीरे होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक अच्छा एग्जाम्पल है। वहीं आपको बताया जीडीपी, जीडीपी बताया हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो जीडीपी जो टोटल इंडिया में, अगर ये देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर भारत है तो भारत के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट, चाहे वो विदेशी कंपनी हो चाहे इंडियन कंपनी हो, वो बना रहे हैं, उसे कहते हैं जीडीपी, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, वहीं अगर जीडीपी की जगह जीएनपी आ जाए, अभी तो जीडीपी पढ़े, अब अगर जीएनपी आ जाए तो ये लेंगे। अभी क्या है कि भारत के अंदर ही सब था, चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी कंपनी बना रही हो, विदेश का कोई कंपनी अगर भारत में एलजी अगर भारत में बना रहा हो तो जो पैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भारत के जीडीपी में काउंट होगा, तो इस तरह से जीडीपी कहलाता है। लेकिन अगर भारत का कोई कंपनी बाहर जाके वो कर रहा हो और तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होता है, तो उसे अब उसी के लिए यहाँ पे जीएनपी, जीएनपी क्या होता है कि भारतीय मूल्य का, अब विदेशी नहीं, भारतीय मूल्य का, या तो भारत में हो या तो विदेश में हो, वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सबको जोड़ देंगे तो वो कहलाएंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे विदेशी का रोल ख़त्म हो गया, इंडिया में भी अगर कोई फॉरेन कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, उसे कहेंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे जीडीपी में, जीडीपी से अगर एनडीपी करना हो, एनडीपी, ठीक है, जीडीपी से अगर एनडीपी करना हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन अगर घटा देंगे, जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो आ जाएगा एनडीपी। डिप्रिसिएशन बोले तो जो वैल्यू, अगर सपोज लैपटॉप में लिया, अभी 50,000 का लैपटॉप लिया, 4 साल के बाद उसका वैल्यू गिरेगा ना, उसका वैल्यू हो जाएगा 25,000 हो जाएगा सपोज, तो 25,000 का डिप्रिसिएशन होगा, तो उसी वही जीडीपी में से अगर डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो नेट निकल जाएगा। उसी तरह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना हो तो वही करेंगे, जीएनपी से माइनस डिप्रिसिएशन, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो एनपी निकल जाएगा। ये 4 टर्म हो गया। अभी एक यहाँ पे रोल आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट कहने का मतलब कि जो फैक्ट्री से निकलते टाइम बिना टैक्स या बिना सब्सिडी का जो है वो फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट प्राइस मतलब जो सब उस पर टैक्स या सब्सिडी लगा है उसके बाद जो अमाउंट आ रहा है वो मार्केट प्राइस होता है। द एंजाइम दैट इज इसेंशियल फॉर फैट डाइजेशन इज, वैसे एंजाइम जो फैट डाइजेशन के लिए इसेंशियल हो वो कहलाते हैं लाइपेज। ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। आपको 1 वीडियो 1 टॉपिक सॉल्यूशन में बता भी दिया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले क्या होता है, माउथ से आएगा, फार्नेक्स में आएगा, ठीक है, फारिंग्स में क्या होगा, यहाँ पे 2 पार्ट में आता है, फूड और विंड, जो कि विंड अलग चला जाता है और फूड अलग चला जाता है। यहाँ से फिर ईसोफेगस, ये जो पाइप होता है, पाइप के थ्रू स्टोमक में आएगा, यहाँ पे स्टोमक होता है ऐसा, ऊपर यहाँ पे लीवर होगा, नीचे गॉल ब्लाडर होगा, तो स्टोमक में आता है। स्टोमक में क्या होता है, यहाँ पे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद रहता है, और गैस्ट्रिक जूस में एक ट्रिप्सिन रहता है, गैस्ट्रिक जूस में ट्रिप्सिन भी रहता है। तो HCl का क्या होता है, मीडियम को एसिडिक रखता है ताकि ऊपर से जो खाना आ रहा है उसमें अगर कुछ बैक्टीरिया हो तो बैक्टीरिया को मारता है, और ट्रिप्सिन जो है वो भी क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है ट्रिप्सिन, और वो जो काम करता है वो एसिडिक मीडियम में ही होता है।
उसके बाद यहाँ से स्टोमक के बाद स्टोमक में जब ये बहुत एसिडिक रहता है, तो एसिडिक रहता है उसके लिए फिर एक थीन लाइन स्टोमक के ऊपर रहता है। अगर एसिडिक रहेगा तो स्टोमक खराब भी हो जाएगा। तो थीन लाइन एक म्यूकस का रहता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को। यहाँ से खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने का स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका 6.5 से लेकर 7.5 मीटर तक का लेंथ रहता है। उसके बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसका 1.5 के समथिंग 1.5 मीटर के समथिंग लेंथ रहता है। तो सबसे पहले खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, जिसके 3 पार्ट होते हैं, डोडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, 3 पार्ट। यहाँ पे विलिलाई का स्ट्रक्चर भी होता है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि ऑब्जॉर्ब अच्छा से हो। अब यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन का काम चलता है, खेल चलता है, वो क्या होता है कि ये जो यहाँ पे आप लिवर देख रहे हो, लिवर बाइल जूस सेक्रेट करता है, गॉल ब्लैडर में जमा रहता है। गॉल ब्लैडर जब वो बाइल जूस फेंक के मारता है यहाँ, तो वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। बाइल जूस फैट को तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और प्लस में इस मीडियम को बेसिक बनाता है। इस मीडियम को बेसिक क्यों बनाता है? जो ऊपर यहाँ पे पेप्सिन, ऊपर पेप्सिन रहता है और नीचे जो है वो ट्रिप्सिन आएगा। ये ट्रिप्सिन कहाँ से आता है? ट्रिप्सिन पैनक्रियाज यहाँ पे रहता है, पैनक्रियाज के थ्रू ट्रिप्सिन आता है। और ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में काम करता है। जो पेप्सिन ऊपर एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है, ट्रिप्सिन नीचे बेसिक मीडियम में काम करेगा और वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। और वही यहीं पे लाइपेज सेक्रेट करता है। पैनक्रियाज जो यहाँ पे है, एक ट्रिप्सिन सेक्रेट करता है और एक लाइपेज सेक्रेट करता है, जो आपका क्वेश्चन में है कि फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है, यही लाइपेज। यहाँ के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर वो जाता है रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू खाना बाहर निकल जाता है। लिवर में क्यूफर सेल होते हैं जो रीजनरेटिव पावर रखते हैं, अगला है आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी कि हार्ट से बहुत दूसरे ऑर्गन में बॉडी के लेके जाता है। कौन लेके जाता है? आर्टरीज, वो जो लेके जाते हैं आर्टरीज। जान लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। ये 4 पार्ट हैं, ठीक। ब्लड के 4 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर आर्ट्रियम, ठीक है। ऊपर जो होते हैं आर्ट्रियम होते हैं और नीचे वेंट्रिकल होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊंगा और जो समझने लायक हो। आर्ट्रियम, ये जो हो जाएगा वो राइट आर्ट्रियम होगा और ये होगा लेफ्ट आर्ट्रियम। ये हार्ट के अनुसार है, ये टोटल अगर ये हार्ट है तो हार्ट के अनुसार ये राइट और लेफ्ट। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले वेन का काम क्या होता है? वेन्स का काम होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। वहीं आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, माने अच्छा वाला जो ब्लड हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैरी करता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेन्स सारे ऑर्गन्स से, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यूज हो चुका है ब्लड, तो ऑक्सीजन यूज हुआ वहाँ से तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो सारे ऑर्गन से कैरी करेगा और लेके आएगा यहाँ पे। वहीं आर्टरीज यहाँ से लेके सारे ऑर्गन को देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे सारे बॉडी से लेके आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा। सबसे पहले कहाँ आएगा? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से यहाँ एक गेट रहता है, गेट के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके आएगा वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से कौन लेके आया? वेन लेके आया, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके आया। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करता है? एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, हालांकि आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, लेकिन यहाँ पल्मोनरी आर्टरी लग जाती है
ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाता है और ये लेके जाके जाएगा लंग्स में लेके जाएगा, ठीक है। ये लेके जाएगा लंग्स में। लंग्स अब क्या है कि लंग्स से हार्ट, लंग्स में यहाँ पे साफ होगा ब्लड जो भी है, और लंग्स से फिर हार्ट में जाएगा। ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी लग गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके जाएगा और हार्ट से जो फिर ब्लड है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा और लेफ्ट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से फिर सारे बॉडी पार्ट में चले जाते हैं। समझ में आया कैसे चलता है? सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो आएगा सारे बॉडी से कलेक्ट होकर राइट आर्ट्रियम में आएगा वेन के थ्रू, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज लगेगी और वो लंग्स के पास लेके जाएगी ब्लड को क्लीन करने के लिए। वहाँ से फिर ऑक्सीजन उसमें भरा जाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन अब लेके जाएगी हार्ट के पास। हार्ट से फिर यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, आर्ट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से फिर आर्टरीज अपना काम करेगी और सारे बॉडी पार्ट में दे देगी। आगे है लिग्नोसाइट इज मेनली मेड फ्रॉम विच मटेरियल। लिग्नोसाइट जो है वो जापान का एक सैटेलाइट है जो वुड मटेरियल से बना हुआ है, मेनली मैग्नोलिया वुड जो होता है उससे बना हुआ है। यानी कि इसका मेन पर्पज है जो डेब्रिस होता है, जो अंतरिक्ष में डेब्रिस फैल रहा है उसको कम किया जाए, इसलिए ये लिग्नोसाइट जापान का वुड से बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 100 फैक्ट्स का वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।